नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। कृषि वानिकी करके कमाए अच्छा मुनाफा। अधिक उपज के लिए तोरिया की करे उन्नत तकनीक से खेती। देश में कृषि वानिकी अच्छी आय कमाने का एक अच्छा विकल्प है, बशर्ते इसे सही तरीके से किया जाए। और यदि किसान भाइयों आप भी कृषि वानिकी करने की सोच रहे हैं तो आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर कृषि वानिकी करें तो अपनी आमदनी काफी बढ़ा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कृषि वानिकी, आइए जानते हैं डॉक्टर के.एस. पंत से। जिस खेत में हम खड़े हैं इस पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक खेती करने का ये टिकाऊ प्रबंधन है जिसमें मुख्यतः 3 घटक का जो है समावेश किया जाता है। ये घटक कौन कौन से हैं, जैसे पेड़ पौधे, फसलें और पशुपालन। इनको हम एक ज़मीन के एक हिस्से पे लगाएंगे और किसान इससे अपनी बहुआयामी मल्टीपर्पज़ जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ और टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा और फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद मिलते हैं। कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। कृषि वानिकी किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। इसमें किसान ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ पर्यावरण को सुधारने और खराब होने से बचाने में भी मदद कर सकता है। कृषि वानिकी के सकारात्मक प्रभाव से हर किसी को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार कृषि वानिकी के फायदे हैं अनेक। सबसे बड़ा फायदा है किसान को डाइवर्सिफिकेशन। बारिश नहीं होती है, किसान ने अगर गेहूं ही लगाया है तो उसकी पूरी की पूरी गेहूं जो है बारिश की बिना अगर सूखा पड़ रहा है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। अगर वो कृषि वानिकी को अडॉप्ट करता है, उसमें वो पेड़ पौधे भी लगाए हैं, पशु भी पाले हैं और फसलें भी लगाई है, तो जो 2 कंपोनेंट हैं, जो 2 घटक हैं, पेड़ पौधे और पशु से उसको कुछ ना कुछ आमदनी मिलती रहेगी। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक वन हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उससे हम लकड़ी लेते थे, चारा लेते थे, ईंधन लेते थे और इमारती लकड़ी। लेकिन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने ही फार्म से हम कलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसके ऊपर आम आदमी का प्रेशर कम होगा, वो कंजर्व होंगे और लॉन्गर टाइम तक जो है हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा फायदा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये रोजगार की उत्पत्ति भी करती है कृषि वानिकी। इसी तरह जो हमारा वाटर कंजर्वेशन की बात करें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो कृषि वानिकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसका महत्व होगा। अब जैसे किसान कृषि वानिकी से अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो जहां हम खड़े हैं एक हमने एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाया है। इसका एक घटक है द्रेक, मिलिया अजेड्रेक्स जिसको बोलते हैं, और इस बीच में जो हमने क्रॉपिंग की है वो मूली की क्रॉपिंग की है। और एक चयन करते वक्त किसान और बागबानों को एक ध्यान रखना है कि हमें कृषि वानिकी में उन पौधों का ही चयन करना है जो शॉर्ट रोटेशन हो, जिनका थोड़े टाइम में 7-8 साल में जो हमें लकड़ी दे सके, टिम्बर मिल सके और साथ साथ में जो है दूसरे प्रोडक्ट भी उनसे मिल सकें। तो जैसे ये मिलिया अजेड्रेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द्रेक का पौधा जो है इसको लगाया है, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तक, 15 साल तक के हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, 9 साल में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ट्री कंपोनेंट जो है वो सॉइल को एनरिच कर रहा है, सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट जा रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है, लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए सॉइल को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि इसको रो टू रो हमने 3 या 4 रो इसकी बनाई है,
जो मिलिया लगाया है उसमें 2 दूरी रखी है, एक 5 मीटर की दूरी है, एक 4 मीटर की दूरी है, और एक रो से सेकंड रो के बीच में जो है 8 मीटर का फासला है। इसमें हमने 1 मीटर का जो है वो उसकी बिर्थ रखी है, जो जिसमें हमने प्लांटिंग की है कि इसकी जड़ें जो है 1 मीटर की ही पेरिफेरी में स्प्रेड करें, ताकि इस और न्यूट्रिएंट जो है ये ज़मीन नीचे से ले, और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो 15 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जो है वो जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। तो जो कंपटीशन होता था न्यूट्रिएंट के लिए या मॉइस्चर के लिए थ्रू रूट्स, वो भी हमने इसको चेक किया है। कई बार शेड आती है और शेड से जो हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कम होती है। आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट को, ट्री कंपोनेंट को हमने वर्टिकली मैनेज किया है। तो इस सिस्टम से जो है फार्मर जो है अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ और टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा और फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद मिलते हैं। कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। कृषि वानिकी किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। इसमें किसान ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ पर्यावरण को सुधारने और खराब होने से बचाने में भी मदद कर सकता है। कृषि वानिकी के सकारात्मक प्रभाव से हर किसी को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार कृषि वानिकी के फायदे हैं अनेक। इसी तरह हमने एक दूसरा सिस्टम बनाया है, उसमें क्या लिए हमने ग्रीबिया ऑप्टिबा, जिसको बोलते हैं ब्यूल, धामन और भीमल। सर्दियों की बात करें, सारे के सारे पौधों के पत्ते जड़ जाते हैं, लेकिन ये एक ग्रीन चारा जो हरा चारा है ये पशुओं के लिए प्रोवाइड करता है। इसको हमने 3 स्पेसिंग पे लगाया है। 1 इज़ 1 into 1 मीटर, देन 2 into 2 एंड 3 into 3। जो एक रो से दूसरे रो के बीच में दूरी है वो हमने 8 मीटर की रखी है। और बीच में हम क्रॉपिंग करते हैं, जो छायादार जो शेड लविंग क्रॉप्स है, जैसे हमारी टर्मेरिक है, जिंजर है, कोलोकेशिया है, आप इनकी भी खेती कर सकते हैं। तो रबी सीजन में जैसे मैंने बोला कि मूली ले सकता है किसान, और गेहूं लगा सकता है, सरसों लगा सकता है, गोभी लगा सकता है, कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, कैबेज लगा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन करनी है कि एक ही क्रॉप नहीं लगानी। अगर एक क्रॉप फेल हो जाती है तो दूसरी क्रॉप से फार्मर को इनकम। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे राज्य में इस साल बारिश काफी अच्छी हुई है और अभी हुई इस बारिश की नमी को देखते हुए जो किसान तोरिया की खेती करना चाहते हैं वे किसान खेत तैयार करके तोरिया की बुआई कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें तोरिया की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार। तोरिया की खेती के बारे में बताना चाहूँगा। रबी मौसम में तोरिया की अगेती बुआई वह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तोरिया ही नहीं, जो रबी फसल है जिसमें कि तिलहन मुख्य रूप से है पूरे प्रदेश में, रबी के मौसम में तिलहन का सबसे ज़्यादा कवरेज है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों आपको सलाह दी जाती है कि तोरिया की खेती की तैयारी सितंबर में जो रेजिडुअल मॉइस्चर है उसका उपयोग करें और उसमें तोरिया की फसल को आप उगाएं। इसके लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव, ज़मीन का चुनाव, कैसा ज़मीन में हमको कैसे भूमि में तोरिया की खेती करना चाहिए। ज़मीन जो है कि दोमट से बलुई दोमट भूमि होना चाहिए जिसमें अच्छी जल निकास की व्यवस्था हो। अगर आप एक्सेस वाटर वहाँ कभी किसी कारण से नेचुरल रेन से अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था आप करें। खेत को एक गहरी जुताई करके उसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद पटा देकर अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें मिट्टी को। तोरिया की खेती के लिए शुरुआत में कम से कम 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में जुताई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें, जिससे खेत में जीवांश की मात्रा बनी रहे। अब रही बात कि बुआई करने के पहले, सीड गिराने के पहले इसमें इसके पोषण का प्रबंधन करें।
पोषण का प्रबंधन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो खाद है वो नाइट्रोजन जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, फास्फोरस और पोटास 25-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और सल्फ़र चूँकि इसमें ये तिलहनी फसल है, इसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करें। और अगर आप फास्फोरस जो है, अगर आप डायमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सल्फ़र देना आवश्यक है। अदरवाइज़ अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सल्फ़र को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सल्फ़र आप अलग से देना चाहें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फ़र का भी छिड़काव करें। तोरिया की कौन सी किस्म को लगाना उचित होगा, रिकमेंडेड है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। TS38 वैरायटी है, तपेश्वरी है, इसके अलावा भवानी है, तो ये सब वैरायटी और इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले बीज को 2 से 2.5 ग्राम मैंकोजेब या 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज गिराने के पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लें, जो कि बीज जनित रोगों से आपके फसल का बचाव होगा। इसके लिए वेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें, और उपचारित करने के बाद बीज को आप नालियों में गिरा करके और कतारों में इसकी बुआई करें। अब आप चूँकि ये तोरिया का दाना जो होता है, बीज जो होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, तो इसको लगाने के लिए क्या है कि अगर ज़्यादा घना गिरने पर इसको थिनिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें कि एक्सेस लेबर का भी कंजम्पशन होता है, ज़्यादा लेबर पे खर्च आता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा बालू मिला दें उसमें, और उसके बाद उसके सीड को आप लाइन में गिराएं। को मैं बताना चाहूँगा कि तोरिया की फसल को लगाने के लिए का विधि जो है, ये कतारों में लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें आप। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुआई के 48 घंटे के भीतर खेत में पीछे की ओर हटते हुए छिड़काव करना चाहिए। अब बुआई करने के बाद जो है इसमें जो है कि इसको अब आप सिंचाई की बात आती है, तो फूल आने के समय इसमें एक पानी आप दें, और अगर ज़मीन में मॉइस्चर है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फ्लावरिंग के टाइम में एक पानी देते हैं तो इसकी उपज क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लावर ड्रॉप कम होता है और अच्छे से फ्रूटिंग होती है इसमें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की से मध्यम गति की हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 36 से 63% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 19 से 38% रहने की संभावना है। हवा की गति 10 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है। अतः किसान भाई सरसों की बिजाई के लिए अभी से खेत की तैयारी शुरू कर दें। बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। देसी कपास में यदि चितकबरी सुंडी का प्रकोप दिखाई दे तो नीम की निम्बोली का 5% अर्क या स्पाइनोसिड 45 SC की 0.33
मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि बीटी या नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। मूंग फसल की कटाई का समय शुरू हो गया है, अतः किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए मूंग की कटाई करें। ग्वार की खड़ी फसल में जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर स्टेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 200 ग्राम मात्रा का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। गन्ना की फसल में यदि अगेता तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई दे तो फ्यूराडान 3% कण 6 किलोग्राम प्रति बीघा या फ्लोरेट 10% कण 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से गोभे में डालें। किन्नों के बागों में रोगों व अन्य कारणों से फल गिरने से रोकने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या प्रोपिनेब 70 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयोग किए जाने वाले घोल में जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालापुरा जिला कोटा के कृषक मुन्नी लाल ने। आप झींगा मछलियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुन्नी लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पूरा विश्व भर में आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पूरे विश्व भर में महाझींगा पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप से एक बहुत ही लोकप्रिय है। वो इसी कारण क्योंकि झींगा बहुत ही सुस्वादु एवं पौष्टिक एक आहार के रूप में भी देखा गया है। इसका अगर जैव रासायनिक बात करें तो इसमें पाया जाता है लगभग 20 से 21% प्रोटीन, साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फिर पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी, साथ ही साथ प्रोटीन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा है दूसरे मछली के अंतर में। महाझींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। ये मछली की प्रजाति न होते हुए भी जल में रहने के कारण सामान्य बोलचाल में मछली ही समझा जाता है। महाझींगा का पालन अन्य मछलियों जैसी रेहू, कतला, मृगल के साथ किया जा सकता है। चूँकि महाझींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, इसलिए इसके तालाब में कॉमन कॉर्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। महाझींगा पालन के लिए किसान बीज को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मंगवा सकते हैं। इसके लिए मत्स्य पालक अपने प्रदेश मत्स्य विभाग या नजदीकी मत्स्य विभाग से संपर्क करें। और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब आप उसको डाल रहे हैं मछली को, तो ये बस ध्यान रहे कि वो बहुत ही अच्छा बीज होना चाहिए। एक ही उसका समस्या है कि बीज उसका ज़्यादा उपलब्ध नहीं मिलता है, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका बीज का स्रोत कहाँ से आप ले रहे हैं। तो अगर आप उस हिसाब से डालते हैं और उतना ध्यान रखिए कि कितना उसका जो स्टॉकिंग है वो 50 से 100 प्रति मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। अब मीठा पानी में भी आप झींगा पालन बहुत अच्छे से उसको पालन कर सकते हैं। जब आप झींगा पालन करना चाहेंगे मीठा पानी में, तो मिनिमम आपको 1 एकड़ के ज़मीन चाहिए या फिर 1 एकड़ के तालाब रकबा वाला ज़मीन चाहिए, जिसमें आप महाझींगा आप उसको एक उसका जो प्रजाति साइंटिफिक जो नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी और लोकली उसको स्कैम्पी भी बोलते हैं। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले एकड़ या इससे छोटे तालाब महाझींगा पालन के लिए अच्छे होते हैं। महाझींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लें ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े इत्यादि न रहें। इसके बाद सामान्य तौर पर जिस प्रकार मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर लें। साथ ही झींगा मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर इत्यादि तालाब में डालें। जब तालाब के पानी का रंग हल्का हरा अथवा भूरा
हो जाए तब बीज का संचयन करें। केवल महाझींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी कि 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। और जब तालाब में डाल रहे तो 15 दिन पहले ही तालाब को आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चूना लगभग 40 से 80 किलो, गोबर आपको डालना है लगभग 2 से 4 टन, आपको यूरिया भी डालना होगा 40 से 60 किलोग्राम और साथ ही साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 120 किलो प्रति एकड़। अगर आप ये सब डाल लेते हैं तो पोस्ट लार्वा का बात करते ही हम पहले बोलते हैं कि जो आपका जो झींगा का जो जीव चक्र है वो है जो अंडा के बाद उसका 11 लार्वल स्टेजेस होता है, जो कि 22 से 25 दिन तक ही उसका खत्म हो जाता है। 25 दिन के बाद वो पोस्ट लार्वल स्टेज में आता है, जो झींगा का जो एक छोटा रूप उसका धारण कर लेते हैं। उसी पोस्ट लार्वल स्टेज में ही आपको क्या करना होगा, आपको उसको तालाब में डालना होगा स्टॉकिंग के रूप में। उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको खाना, जो अगर आप पोस्ट लार्वा वाला स्टॉक करते हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा सूजी, मैदा और उसके साथ अंडा का घोल मिला के उसको एक गोलाकार बना के उसको आप छिड़क दीजिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखिए, आपको हर दिन उसको परिपूरक आहार देना जरूरी है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्री फीड का इसका विकास अच्छा नहीं हो पाता है। झींगा सर्वभक्षी के साथ साथ परभक्षी स्वभाव का होता है, इसलिए तालाब में आहार की कमी न होने दे, अन्यथा भूखा रहने की दशा में झींगे आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः झींगा बीज के वजन का 10% तक आहार प्रतिदिन झींगों की तीव्र गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन दे। इसके लिए झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना लाभकारी होता है। इसके आहार में 4% सरसों की खली, 4% राइस ब्राउन और 2% फिश मील दे। साथ ही मांसाहार में प्रमुख रूप से मछलियों को चूरा, घोंघा, छोटे झींगे एवं बूचड़ खाने का अवशेषों को दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और आपको सुबह और शाम 2 टाइम जरूर उसको खाना देना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप झींगा पालन करते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत ही इसमें खासियत है। टेम्परेचर इसमें 24 से मिनिमम 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना है। जब इसके कम आ जाता है तो बेटर है कि आप उसको बेच दीजिए। 24 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो उसका जो मृत्यु का दर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। झींगा की वृद्धि के जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करें। ऐसे आहार का प्रयोग करें जो पानी में स्थिर रहे और जल को कम प्रदूषित करे। साथ ही जो झींगा 50 से 100 ग्राम के हो गए हैं उन्हें निकालकर बेच दें, ताकि बचे हुए छोटे झींगों का विकास किया जा सके। तभी आप उसको अच्छे से 6 से 7 महीने तक उसको आप पालन कर सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो ये जो 6-7 महीना का जो पालन का जो समय है, उससे झींगा मछली लगभग 50 से 100 ग्राम तक हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी अगर आप कॉमन मछली अगर डालेंगे जो कि मीठा पानी में होता है, यानी रोहू, कतला, नैनी, उसका आपको 150 से 200 या 250 प्रति किलो ही आपको दर मिलेगा। पर वही अगर आप झींगा मछली पालन करते हैं और महाझींगा अगर आप बेचते हैं, उसका 50 से 100 ग्राम तक भी आ जाता है, तो उसका रेट हो जाता है 300 से 350 प्रति किलो, जो कि बहुत ही बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।